हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएसटी विद सत्यम में। मैं हूं सत्यम सर। तो आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पावर शेयरिंग से। ठीक है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है ना। तो सबसे पहले हम चैप्टर का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है, आपका सबसे पहले पढ़ना है कि व्हाट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग होता क्या है ना। पावर शेयरिंग होता क्या है ना। दूसरा, आपके एनसीईआरटी बुक में दो केस स्टडी दी हुई है, दो कंट्रीज की। पहली कंट्री क्या है? बेल्जियम। दूसरी कंट्री क्या है? श्रीलंका, है ना। केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना कि पावर शेयरिंग होता क्या है और हमें क्या करना है, बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी करनी है ना। फिर तीसरा क्या है कि दोनों की केस स्टडी का कंक्लूजन क्या है ना, निष्कर्ष क्या निकला दोनों केस स्टडी का, उसको जानेंगे। फिर चौथा, नीड ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है डेमोक्रेसी में, उसको हम समझेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का बेटा है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, माने कितने तरह का पावर शेयरिंग होता है। माने एक डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेसी में या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की डेमोक्रेसी में कितने तरह का पावर शेयरिंग होता है, हम इसको समझेंगे। तो ये आपके चैप्टर का रफ स्ट्रक्चर है पावर शेयरिंग का। पहले आपको व्हाट इज पावर शेयरिंग पढ़ना है, माने पावर शेयरिंग होता क्या है। दूसरा, केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तीसरा, कंक्लूजन ऑफ बोथ केस स्टडीज। और चौथा है नीड ऑफ पावर शेयरिंग। पांचवा है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो बेटा पावर शेयरिंग को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, माने किसी भी सरकार के कितने अंग होते हैं ना। तो किसी भी तरह का सरकार हो बेटा, उसके तीन अंग होते हैं। सबसे पहला होता है लेजिस्लेशन, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा क्या होता है, जुडिशरी। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का क्या काम होता है बेटा, लेजिस्लेचर का क्या काम होता है बेटा कि मेक्स लॉज, है ना। ये क्या करता है, किसी भी देश के लिए कानून बनाता है। एग्जीक्यूट क्या करता है, जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाया है, माने जो कानून विधायिका ने बनाया है, उसको ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, माने पारित करता है। ठीक है, और तीसरा जो ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, वो होता है जुडिशरी। जुडिशरी काम क्या होता है बेटा कि इंटरप्रेट देम वाइल अपहोल्डिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, माने संविधान की भावना को बनाए रखते हुए उन कानूनों की व्याख्या करना, है ना। कि वो संविधान के अकॉर्डिंग ही, माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के या किसी देश के पर्टिकुलर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही लॉ बना है या नहीं। बात समझ में आ रही है, मतलब संविधान की भावना को बनाए रखते हुए उन कानूनों की क्या करता है, व्याख्या करता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं बेटा पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, है ना, माने शक्ति की साझेदारी या सत्ता की साझेदारी, है ना। व्हेन द पावर डज नॉट वेस्ट ओनली इन वन ऑर्गन बट शेयर्ड एमंग अदर ऑर्गन्स, इट इज नोन एज पावर शेयरिंग, है ना। व्हेन द पावर डज नॉट वेस्ट, वेस्ट माने निहित होना, जब शक्तियां किसी एक में निहित, किसी एक ऑर्गन माने अंग, किसी कौन सा अंग बेटा, ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जब पावर किसी एक अंग में, एक ऑर्गन में निहित ना होकर बल्कि सबके साथ साझा की जाए, है ना। और अन्य ऑर्गन्स माने अदर ऑर्गन्स, माने अदर ऑर्गन्स हैं, उनके साथ साझा किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग कहते हैं, माने सत्ता की साझेदारी कहते हैं। जब गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन में अकेले शक्तियां निहित ना होकर अन्य ऑर्गन्स के साथ शेयर की जाए, साझेदारी की जाए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पावर शेयरिंग कहते हैं, माने सत्ता की साझेदारी कहते हैं। व्हेन पावर डज नॉट वेस्ट ओनली इन वन ऑर्गन बट शेयर्ड एमंग अदर ऑर्गन्स, इट इज नोन एज पावर शेयरिंग। ठीक है, तो बेटा अब हम पढ़ते हैं केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, है ना। बेल्जियम और श्रीलंका की हम केस स्टडी करेंगे, किसके पर्सपेक्टिव से, पावर शेयरिंग की, है ना। तो सबसे पहली कंट्री जो एनसीईआरटी में दी है बेटा, बेल्जियम, है ना। तो बेल्जियम के बारे में पहले हम ऐसी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि बेल्जियम क्या है। बेल्जियम इज अ स्टेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न माने पश्चिमी यूरोप का बेल्जियम एक राज्य है ना। ठीक है,
इट इज एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज स्मॉलर देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ये बेटा क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार हमारे देश का एक राज्य हरियाणा उससे भी छोटा है ना, माने जनसंख्या और क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा स्टेट से भी छोटा है ठीक है। अब इट हैज बॉर्डर्स विद नेदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो बेल्जियम नीदरलैंड के साथ, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है ठीक है। माने नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग क्या है, बेल्जियम के नेबरिंग कंट्रीज हैं ठीक है बेटा। अब हम पढ़ते हैं एथनिक कंपोजिशन, है ना, माने जातीय रचना ठीक है। बेल्जियम की जातीय रचना क्या है, तो आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। कह रहा है कि कुल आबादी का 59% कितना परसेंट बेटा, 59% कहाँ रहता है, फ्लेमिश रीजन में। एक क्षेत्र है एक जिसका नाम क्या है, फ्लेमिश रीजन है ना, वहां लोग रहते हैं। एंड स्पीक डच लैंग्वेज, और कौन सी भाषा बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, माने कुल आबादी का 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं ठीक है। अदर 40% पीपुल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। और 40% लोग कहाँ रहते हैं बेटा, वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं ठीक है। रिमेनिंग 1% स्पीक जर्मन लैंग्वेज। 1% लोग जर्मन स्पीक करते थे, है ना, माने रिमेनिंग 1% स्पीक जर्मन लैंग्वेज। तो टोटल बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन हुआ 59% पीपल लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज, 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, रिमेनिंग 1% स्पीक जर्मन लैंग्वेज ठीक है। तो ये है बेटा मैप ऑफ बेल्जियम, है ना। इधर क्या है, नीदरलैंड है, बगल में क्या है, जर्मनी है ना, एंड इधर क्या है, लग्जमबर्ग है, और इधर क्या है, फ्रांस है। बीच में ये क्या है आपका, बेल्जियम है, और ये बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसल्स, ये ब्रसल्स है ठीक है। अब ये जो नीचे का ब्लू कलर से शेडेड पार्ट है, ये क्या है बेटा, ये वेलोनिया रीजन है। यहाँ के लोग फ्रेंच स्पीक करते थे, जिनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 40% थी, है ना। ऊपर का जो ग्रीन शेडेड पार्ट दिख रहे हैं आप, ये ग्रीन शेडेड पार्ट क्या है, फ्लेमिश रीजन है। यहाँ 59% लोग रहते थे और डच स्पीक करते थे। ये बगल में जो पिंक कलर दिख रहा है आपको, है ना, ये पिंक कलर के लोग क्या बोलते थे, 1% रिमेनिंग लोग थे जो जर्मन स्पीक करते थे ठीक है। और ये इसका कैपिटल है ब्रसल्स। मतलब जो ग्रीन कलर है वो फ्लेमिश रीजन है, वहां के लोग डच बोलते थे, 59% जिनकी पॉपुलेशन थी। 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते थे जो फ्रेंच स्पीक करते थे, और 1% जो पिंक कलर से शेडेड ये वाला पार्ट है, यहाँ कौन रहते थे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बेल्जियम है, जहां के लोग जर्मन स्पीक किया करते थे। बात समझ में आ रही है। तो हमने बेटा देखा कि पूरी कंट्री बेल्जियम में जो फ्लेमिश रीजन में लोग रहते हैं, जिन डच स्पीक करते हैं, जिनकी संख्या 59% है ना, जिनका पॉपुलेशन 59% है, वो क्या है, पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में है। और 40% जो फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन है ना, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है जो वेलोनिया रीजन में रहते हैं, वो क्या है, माइनॉरिटी में है ठीक है। अब बात करते हैं बेटा बेल्जियम के कैपिटल की, जिसका नाम क्या है, ब्रसल्स। इन ब्रसल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, माने ब्रसल्स में जो लोग रहते थे उनमें से 80% लोग क्या बोलते थे बेटा, फ्रेंच बोलते थे। एंड 20% स्पीक डच, और 20% पीपल क्या बोलते थे, डच बोलते थे। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी कंट्री में जो फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन उसके जो कैपिटल है बेल्जियम का ब्रसल्स, वहां फ्रेंच स्पीकिंग पीपल क्या थे, मेजॉरिटी में थे। पूरी कंट्री में डच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में थे, बट उसकी कैपिटल ब्रसल्स में क्या थे, माइनॉरिटी में थे। उनकी संख्या कितनी थी, 20% थी। तो द सोशल डिस्पैरिटी लेड टू टेंशंस बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s, है ना। तो जो सामाजिक डिस्पैरिटी माने असमानता, है ना, जो
The social disparity led to tensions between Dutch and French speaking communities during the 1950s and 1960, है ना। तो जो सामाजिक असमानता थी बेटा बेल्जियम में, है ना, वो क्या ले ली, टेंशंस का रूप ले ली। कब? 1950 और 1960 के बीच में। किसके किसके बीच में? डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कम्युनिटी, है ना। डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में क्या हो गई, टेंशंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गए 1950 से 1960 के बीच में, क्योंकि क्या था, बहुत ज्यादा सामाजिक असमानता था। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा बेटा, बेल्जियम की समस्या देखी। अब क्या, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, माने बेल्जियम में समझदारी। ठीक है, द लीडर्स ऑफ बेल्जियम रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स, है ना। तो जो बेल्जियम के नेता लोग थे, है ना, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि देश की एकता तभी संभव है जब वो क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज और रीजन के रहने वाले लोग की फीलिंग और इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट देंगे, है ना। वहां के नेताओं ने ये समझा कि देश की एकता तभी संभव है जब हम अलग अलग समुदाय के अलग अलग क्षेत्र के लोगों की फीलिंग और इंटरेस्ट का रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। सो between 1970s and 1993 the constitution of Belgium was amended 4 times। कितनी टाइम था? 4 times, है ना। क्या होता है कि 1970 और 1993 के बीच में जो बेल्जियम का संविधान था वहां 4 बार अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट माने होता है संशोधन। ठीक है, तो पहला संशोधन क्या हुआ बेटा, ध्यान दीजिए। The Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government, है ना। वहां के संविधान ने ये निर्धारित किया कि जो वहां के सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर क्या होंगे, बराबर होंगे, माने इक्वल होंगे। ठीक है, माने डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर विल बी इक्वल, है ना, इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा अमेंडमेंट क्या हुआ बेटा, more powers of the central government have given to the state government of 2 regions of country, है ना। ज्यादा शक्तियां, केंद्र सरकार की ज्यादा शक्तियां 2 स्टेट गवर्नमेंट को, है ना, दे दी गई। 2 स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, कौन कौन से, विलोनिया और फ्लेमिश रीजन के। ठीक है, तीसरा क्या है, Brussels has a separate government in which both the Dutch and French speaking people have equal representations, है ना। तीसरा संविधान संशोधन हुआ बेटा कि ब्रसल्स का एक अलग सरकार बनेगा, है ना। ब्रसल्स में एक अलग सरकार बनेगी जिसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की बराबर प्रतिनिधित्व रहेगा। रिप्रेजेंटेशन माने क्या होता है, प्रतिनिधित्व। माने जो नया ब्रसल्स में सेपरेट गवर्नमेंट बनेगा उसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बराबर प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, बराबर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ठीक है, और चौथा लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना। माने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा वहां एक और सरकार रहेगी जिसका नाम होगा सामुदायिक सरकार या कम्युनिटी गवर्नमेंट, विच हैव पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू, जिसके पास सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा से आधारित, है ना, भाषा से संबंधित मुद्दों पर क्या होगा, पावर्स होंगे। ठीक है, माने जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी उसे उसके पास किसकी किसके रिगार्ड में पावर रहेगा, कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज में क्या हो रहेगा, उसके पास पावर रहेगा। ठीक है, ड्यू टू द मेजॉरिटीज इन श्रीलंका द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी बिकेम स्ट्रेंड ओवर टाइम, है ना। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की वजह से, है ना, जो सिन्हाला और तमिल समुदाय था, सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी थी, उनके बीच का संबंध क्या हो गया, तनावपूर्ण हो गया। स्ट्रेंड माने क्या होता है, तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो तमिल कम्युनिटी के साथ क्या कर रही थी, डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी, भेदभाव कर रही थी, है ना। एज अ रिजल्ट
श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने अपनी पार्टीज और संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हो कि तमिल को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए। बाय द 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक लिट्टे, लिट्टे मतलब LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, वाज फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम। इलम माने स्टेट, इलम एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, है ना। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होने लगा कि 1980 आते आते ढेर सारे राजनीतिक संगठन बनने लगे, जैसे कि एक राजनीतिक संगठन क्या नाम था, लिट्टे, LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, है ना। ये क्या डिमांड करने लगा कि हमें नॉर्दर्न माने उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका के भाग में क्या बना दिया जाए, तमिल इलम बना दिया जाए, इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए, ठीक है, माने स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज सून टर्न इनटू अ सिविल वार, है ना। दोनों समुदायों का जो कन्फ्लिक्ट था, संघर्ष था, झड़प था, वो जल्द ही गृह युद्ध में बदल गया, ठीक है। सिविल वार resulted in the killing of thousands of people of both communities. Many people was forced to leave the country as refugees and lots of people lost their livelihood, है ना। गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप हजारों लोग श्रीलंका में दोनों समुदाय के मारे गए। Many families were forced to leave the country. बहुत से परिवार अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो गए एज रिफ्यूजीज माने शरणार्थी के रूप में, एंड लॉट्स ऑफ पीपुल लॉस्ट देयर लिवलीहुड, और ढेर सारे लोगों ने अपनी जीविका खो दी, ठीक है। माने गृह युद्ध के चलते दोनों समुदायों में, सिन्हाला समुदाय और तमिल समुदाय, दोनों समुदाय के लोगों में लगभग हजारों लोग मारे गए। ढेर सारे परिवार क्या हो गए, अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो गए, शरणार्थी बन गए, और लॉट्स ऑफ पीपुल लॉस्ट देयर लिवलीहुड, और ढेर सारे लोगों ने अपनी जीविका खो दी। अब हम देखते हैं बेटा कंक्लूजन ऑफ बोथ केस हिस्ट्री, माने दोनों केस हिस्ट्री, श्रीलंका का और बेल्जियम का निष्कर्ष क्या है निकला, है ना। दोनों की केस स्टडी करने के बाद निष्कर्ष क्या निकला। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स, है ना। मतलब बेल्जियम के नेताओं ने ऐसा महसूस किया कि देश की एकता तभी संभव है जब क्या किया जाएगा कि अलग अलग समुदाय और क्षेत्र से में रहने वाले लोगों की फीलिंग्स और इंटरेस्ट का रिस्पेक्ट किया जाए, तभी देश की एकता बरकरार रह सकती है, ठीक है। अब श्रीलंका की केस स्टडी का क्या देखते हैं हम, कंक्लूजन देखते हैं। श्रीलंका शोज अस अ कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल, श्रीलंका हमें क्या दर्शाता है, एक विषम उदाहरण दिखाता है ना। इट शोज अस दैट इफ अ माइनॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स, it shows us that if a majority community wants to force its dominance over other and refuses to share power, it can undermine the unity of the country, है ना। श्रीलंका क्या है, एक विषम उदाहरण है। ये हमें दर्शाता है कि अगर कोई बहुसंख्यक समुदाय फोर्सफुली अपना डोमिनेंस बना लेता है, कहाँ, पूरी कंट्री पर अपना प्रभुत्व बना लेता है और पावर शेयर करने से रिफ्यूज करता है, माने मना करता है, तो क्या होता है, इससे पूरे देश की एकता पर क्या पड़ता है, असर पड़ता है। पूरे देश की एकता जो है क्या होती है, बिखर जाती है, जैसा कि श्रीलंका में सिविल वार हो गया था। बात समझ में आ रही है, क्योंकि श्रीलंकन तमिल्स और सिन्हाला कम्युनिटी के बीच में पावर शेयर ठीक से नहीं हो रहा था, जिससे क्या हुआ, पूरे देश की यूनिटी जो है खत्म हो गई, है ना, और वहां सिविल वार का सिचुएशन आ गया। पढ़ते हैं बेटा नीड ऑफ पावर शेयरिंग, माने सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्या होती है डेमोक्रेसी में। तो पहला रीजन क्या है, प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन मतलब होता है युक्तिपरक कारण या विवेकपूर्ण कारण, माने बुद्धिमत्ता, है ना, बुद्धिमानी दिखाना। क्या, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ये क्या करता है, सोशल ग्रुप्स माने सामाजिक समूहों में कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को कम करता है
है ना, माने सोशल ग्रुप, अगर किसी कंट्री में बेटर वे में पावर शेयरिंग हो रही है तो क्या होता है, उस कंट्री में सोशल ग्रुप के बीच में कन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, बिल्कुल खत्म होती है ना। दूसरा, इट इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, है ना, ये बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है राजनीतिक स्थिरता को कायम रखने का, है ना। अगर कोई देश राजनीतिक रूप से स्थिर होना चाहता है तो क्या करे, अच्छे से अपने कंट्री में पावर शेयर करे, ठीक है। दूसरा क्या है, मोरल रीजन है, माने नैतिक कारण है। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। पावर शेयरिंग क्या है बेटा, पावर शेयरिंग क्या है बेटा, लोकतंत्र की आत्मा है ना। अगर किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी प्रॉपर वे में वर्क करना है, डेमोक्रेसी को प्रॉपर वे में वर्क करना है तो पावर शेयरिंग मस्ट होता है। दूसरा, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नमेंट, है ना, लोगों को इस बारे में परामर्श करने का अधिकार है कि उन्हें किस या उन्हें कैसे शासित किया जाना है ना, माने लोगों के पास ये अधिकार है ना, कि वो परामर्श दे, है ना, कि उन्हें किस तरीके से शासित किया जाना है। बात समझ में आ रही है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नमेंट, है ना, लोगों को इस बारे में परामर्श करने का अधिकार है कि उन्हें कैसे शासित किया जाना चाहिए, ठीक है। पावर शेयरिंग चैप्टर का बेटा आपका लास्ट टॉपिक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, माने पावर शेयरिंग के प्रकार। इन अ डेमोक्रेसी पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स, लोकतंत्र में लोग ही क्या होते हैं, सभी प्रकार के राजनीतिक पावर माने सत्ता के क्या होते हैं, सोर्स होते हैं, माने स्रोत होते हैं, ठीक है। सो इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग एज मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल, है ना। इसलिए लोकतंत्र में क्या होता है कि राजनीतिक सत्ता को, है ना, जितने नागरिकों में हो सके उतने नागरिकों में क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, माने बांट के रखना चाहिए, पावर शेयर करना चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेसी में जितने ज्यादा नागरिकों में पावर शेयर होता है उतनी ही अच्छी डेमोक्रेसी, उतनी ज्यादा स्टेबल होती है, उतनी ही अच्छी होती है डेमोक्रेसी उस कंट्री की, ठीक है। तो जो सबसे पहला फॉर्म है हमारा पावर शेयरिंग का वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, माने शक्तियों का क्षैतिज बंटवारा, ठीक है। पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पावर किनके बीच में शेयर होता है, लेजिस्लेचर के, एग्जीक्यूटिव के और जुडिशरी के, माने विधायिका के, कार्यपालिका के और न्यायपालिका के बीच में क्या होता है, शक्तियों की साझेदारी होती है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, शक्तियों का क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। दिस अरेंजमेंट इज आल्सो कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, है ना, और इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था कहते हैं, माने एक दूसरे को क्या करता है, नियंत्रित करता है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव किसको करता है, जुडिशरी किसको करता है, एग्जीक्यूटिव को, और संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। एक दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, संतुलन माने बैलेंस बनाकर रखते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे, इस अरेंजमेंट को चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहते हैं। दूसरा फॉर्म है पावर शेयरिंग का वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, है ना, माने शक्तियों का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। व्हेन पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लेवल माने विभिन्न स्तर पर, जैसे सेंट्रल, स्टेट, कम्युनिटी और रीजनल, है ना, माने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, है ना, के बीच में जब पावर शेयर होता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, है ना, उसे से कहते हैं शक्तियों का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। इट इज आल्सो कॉल्ड द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, इसे हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं, जिसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है फेडरलिज्म, है ना। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को ही हम फेडरलिज्म भी कहते हैं, इसे अपने हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा है बेटा इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, माने सामुदायिक सरकार के रूप में। पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप लाइक बेल्जियम, है ना। पावर्स को हम कैसे, पावर को बेटा हम धार्मिक और भाषाई आधार पर भी समाज के वर्गों में शेयर कर सकते हैं, है ना, साझेदारी कर सकते हैं, जैसा कि बेल्जियम में हुआ था, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया गया था जो कि किसके, जिसके लिंग्विस्टिक
ग्रुप पर क्या किया गया था, बेस्ड था, है ना, आधारित था, किसमें, भाषा के आधार पर जो सरकार में थी कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम की, वो क्या है, इसका एक प्रकार का एग्जाम्पल है, ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट का। चौथा है बेटा कोलिटेशन गवर्नमेंट, माने गठबंधन की सरकार। व्हेन 2 or more parties form an alliance to contest election, जब 2 या 2 से अधिक पार्टी माने दल, है ना, एक गठबंधन बनाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। इफ देयर एलियंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म ए कोलिटेशन गवर्नमेंट, अगर उनका गठबंधन चुनाव जीत जाता है तो वो अपना सरकार बना लेते हैं। दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, ये भी एक प्रकार का क्या है, सत्ता की साझेदारी है। सच टू एलियंस इन इंडिया आर, भारत में इस प्रकार का 2 एलियंस, 2 गठबंधन है। पहला एनडीए माने नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, एनडीए, और दूसरा कौन है बेटा, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस। एनडीए की लीडिंग पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इसको लीड करती है, और यूपीए जो कोलिटेशन गवर्नमेंट है, यूपीए एक एलियंस है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस, इसकी लीडिंग पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये हो गया 4 पार्ट्स ऑफ कोलिटेशन गवर्नमेंट, आपका चैप्टर खत्म हो गया, एंड हो। पावर शेयरिंग का शॉर्ट समरी देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज पावर शेयरिंग, है ना, when the power does not vest only in one organ but shared among other organ is known as power sharing, जब शक्तियां किसी एक अंग में निहित ना होकर, सरकार के किसी एक आर्गन में निहित ना होकर, है ना, बल्कि अन्य आर्गन्स के साथ साझा किया जाए, उसे हम पावर शेयरिंग कहते हैं। फिर केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका हमने देखा। बेल्जियम में हमने क्या देखा कि पूरे देश में फ्रेंच स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में थे और डच स्पीकिंग लोग क्या थे, मेजॉरिटी में थे, और उसका जो कैपिटल है बेल्जियम का ब्रसल्स, वहां उल्टा सिचुएशन था, फ्रेंच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में थे और डच स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में थे, है ना। तो वहां के लीडर्स ने क्या दिखाया, एकोमोडेशन दिखाई, समझदारी दिखाई, और 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, है ना, जिससे क्या हुआ, वहां एक अच्छा बेहतर ढंग से पावर शेयर हुआ, और वो देश, उस देश का क्या हुआ, बेल्जियम का आज भी पॉलिटिकल ऑर्डर बहुत ही स्टेबल है, स्थिर है। और दूसरा हमने किस हिस्ट्री पढ़ा, श्रीलंका का, है ना, जहां सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी के बीच में पावर शेयर ठीक से नहीं हुआ, है ना, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ, वहां सिविल वार हो गया, है ना, गृह युद्ध की सिचुएशन हो गया, जिसमें हजारों लोग दोनों समुदाय के मारे गए, ठीक है, और कई लोग अपना जीविका खो दिए, और बहुत से लोग शरणार्थी के रूप में अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चले गए, ठीक है। नीड ऑफ पावर शेयरिंग हमने पढ़ा, दो जरूरत पड़ी पावर शेयरिंग की, पहला प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा पढ़ा हमने मॉरल रीजन, और 5वां है जो हमने पढ़ा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। तो हमने इसमें 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा, ठीक है, कितने फॉर्म्स ऑफ, 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा। पहला हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दूसरा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, है ना, तीसरा हमने पढ़ा कोलिटेशन गवर्नमेंट, और चौथा हमने पढ़ा कम्युनिटी गवर्नमेंट ग्रुप में। तो ये आपका चैप्टर आज पावर शेयरिंग हो गया फिनिश, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।